एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस क्लास में। और बढ़ते हैं अपने एक और टॉपिक की तरफ। और आज का ये अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, अणुकक्षक सिद्धांत, वीबीटी, एमओटी और वेस्पर सिद्धांत। ये तीन इस प्रकार की थ्योरियां हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग होगी, किस प्रकार से बॉन्ड्स बनते हैं, किस प्रकार से शेप होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, इन सब के बारे में जो जानकारी है ये तीन थ्योरी हमें प्रदान करती है। तो अब अपने बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत पर कि अणुकक्षक सिद्धांत क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास इससे पहले एक सिद्धांत और था, वो क्या था, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने पास पहले से मौजूद था। तो फिर इस एमओटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस एमओटी की जरूरत इसलिए पड़ी कि वीबीटी में कुछ कमियां रह गई थी। पॉलिंग और स्लेटर ने वीबीटी का एक प्रसारित रूप में क्या दिया था, प्रदान किया था, और उसे प्रसारित रूप में हमें बहुत सी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो O2 अणु है, O2 अणु है, इसका चुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय होता है। ये नहीं बता पाए कि O2 अणु है ये अनुचुंबकीय होती है। क्या होता है? O2 अणु का व्यवहार अनुचुंबकीय होता है। ये क्यों होता है, इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं कर पाई। वीबीटी बहुत से ऐसे पॉइंट छोड़ गई जिसके ऊपर क्या है कि हमें फिर से विचार करने की जरूरत पड़ी, और उस विचार को प्रदर्शित किया हुंड और मूलिकर ने, और एक नया सिद्धांत हमें दिया, और इस सिद्धांत को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत। तो क्या है ये सिद्धांत, चलिए देखते हैं कि हुंड व मूलिकर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अणु व परमाणु दोनों में समान रूप से व्यवहार करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहे परमाणु में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन अणु में मौजूद हो, वो व्यवहार है वो अपना समान रखते हैं। लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कोई भी परमाणु की अपने बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात कर दूं कि अपने पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का ये नाभिक है और इसकी बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ एक ही आकर्षण बल काम करता है, वो करता है इस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का। लेकिन क्या होता है कि अणु की जब बात करें तो हुंड और मूलिकर ने बताया कि जैसे ही अणु में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अणु की बात करेंगे तो जैसे अपने बात कर लेते हैं H2 अणु की कर लेता हूं मैं। H2 अणु की जब बात करेंगे तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजनों के बीच में एक सहसंयोजक बने, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तब क्या होगा कि तब जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड के, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो नाभिक काम करने लग जाएंगे। यानी कि किसी भी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस अणु के जितने परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के समस्त नाभिक जो होते हैं वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। यही हमारे एमओटी का जो मूल सिद्धांत था। अब इस एमओटी में क्या है कि जैसे अपने पहले पढ़ते आ रहे थे कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि अणुकक्षक सिद्धांत भी यही बात बोलता है कि जब भी कोई बॉन्ड बन रहा है तो अतिव्यापन में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं और उन कक्षकों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होनी चाहिए। अब उसके बाद में फिर अंतर क्या है? फिर अंतर ये है कि यहाँ पे जो अणु में इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कर जाएगा तब उसमें तीन प्रकार के ऑर्बिटल बनेंगे, और तीन प्रकार के ऑर्बिटलों के प्रकार इस प्रकार से हैं। एक तो होगा बंधी अणुकक्षक, दूसरा अबंधी, और तीसरा होगा विपरीत बंधी। इनको बोलते हैं इंग्लिश में बंधी अणुकक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, अबंधी अणुकक्षक को इंग्लिश में कह सकते हैं हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और विपरीत बंधी को हम बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जैसे कि इनका नाम है बंधी अणुकक्षक, अबंधी अणुकक्षक, विपरीत बंधी अणुकक्षक, इन नाम को भी कुछ एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इसके पीछे का एक लॉजिक है, इसके पीछे का एक कारण है। वो कारण क्या है हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दर्शा रखा है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल BO, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं की जो ऊर्जा होती है, उन परमाणुओं की ऊर्जा से इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उनकी ऊर्जा कम होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल जो अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं। जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं उनसे ऊर्जा कम होती है किसकी? बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। यानी ऊर्जा कम, अरे ऊर्जा कम तो स्थायित्व ज्यादा।
अरे ऊर्जा कम, यानी कि बंध बनाने के लिए अगर हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ रही है, अगर आवश्यकता कम पड़ेगी तो बॉन्ड जल्दी बनेगा, और बॉन्ड जितना जल्दी बनेगा स्थायित्व तो उतना जल्दी आएगा। यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करते हैं? बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। कौन बनाता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बंधीय अणुकक्षक। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अबंधीय अणुकक्षक, जैसा कि नाम में था इसके, तो बंधीय अणुकक्षक यानी बंध बनाने वाले अणुकक्षक, और इनकी ऊर्जा जो होती है वो अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होती है। अब इनकी ऊर्जा उनकी तुलना में कम होती है, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें चले जाएंगे तो ऊर्जा और कम हो जाएगी, यानी कि जो अणु बनेगा वो बिल्कुल स्टेबल बनेगा, उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होगा। अब बात करते हैं अबंधीय अणुकक्षकों की, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, कि क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो इनकी ऊर्जा जो होती है वो अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की तुलना में बराबर होती है, यानी कि इनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की तुलना में बराबर होती है। अगर ऊर्जा बराबर है तो ना तो ये बॉन्ड बनाने के लिए उत्तेजित होंगे और ना ये बॉन्ड बनाने की विधि को रोकेंगे, यानी कि ये ना तो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे और ना ही बनने वाले बॉन्ड को रोकेंगे, ना तो बनने वाले बॉन्ड को ये प्रभावित करेंगे और ना ही ये बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। इसलिए इनको बोल दिया अबंधी अणुकक्षक, यानी कि ये भाग ही नहीं लेते बॉन्ड बनाने में, इनका कोई भी रोल नहीं होता, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनको बोलते हैं। अब लास्ट बच गया अपना विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात करते हैं विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग। अरे ओवरलैपिंग अपने पढ़ चुके हैं, लास्ट पीछे आपने वीडियो पढ़ा है, लेक्चर पढ़ा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या उसमें लिखा कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वहां पे मैंने अतिव्यापन को समझाया है, ओवरलैपिंग को बताया है। यानी कि ओवरलैपिंग में जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ऊर्जा की तुलना में एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी अणुकक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है। अगर ऊर्जा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से चले जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। अरे अपने पास ऊर्जा जो अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा है तो अतिव्यापन नहीं हो पाएगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, और अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड बढ़ेगा क्या? अरे जब दो एस कक्षक पास में आते हैं तो सर ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड बनता है। अरे ओवरलैपिंग होगी नहीं, ओवरलैपिंग होगी नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी नहीं, कैसे हो सकती है? यानी कि विपरीत बंधी अणुकक्षक में कोई भी बंध नहीं बनता, ये ना तो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? बंध बनाने वाले जो कक्षक होते हैं उनको रोकते हैं, बॉन्ड बनाने से रोकते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? एंटी बॉन्डिंग। यानी इनकी ऊर्जा अत्यधिक होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण जो कक्षक बंध बनाने में भाग ले रहे होते हैं उन कक्षकों को क्या करते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जबकि भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोकते हैं। ये है अपने तीन प्रकार के अणुकक्षक। कौन कौन से? बंधी अणुकक्षक, अबंधी अणुकक्षक और विपरीत बंधी। और इसको एंटी बॉन्डिंग को एक लिखने का तरीका भी है, इन कक्षकों के ऊपर स्टार लगाते हैं, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जहां भी लिखेंगे उसके ऊपर स्टार लगा दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा कक्षक है, एंटी बॉन्डिंग है, विपरीत बंधी कक्षक है। ठीक है, अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बताना क्या चाहता है कि कैसे बनते हैं अणुकक्षक और होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एक ए बी अणु है जिसमें ए परमाणु है और एक बी परमाणु है, एक ए परमाणु है और एक बी परमाणु है, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बना रहे हैं और वो अणु बना रहे हैं ए बी अणु। वो परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं? ए बी अणु या ए बी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो होगा क्या कि इस ए के पास में टोटल 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एकांकी है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन और इस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन, इस ए के पास 3 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है और इस बी के पास एक अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है। तो मिलकर के क्या बनाएंगे? 4 कक्षक बनाएंगे। और वो किस प्रकार से होगा? देखिए, ये ए ये बी, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? पाउली के अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? जिस भी कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा। तो यानी ए और बी मिलके क्या किया? इन्होंने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए,
कौन कौन से बना है सर? 3 होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन से सर? बंदी अनुकक्षक, अबंदी अनुकक्षक और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी? एंटी बॉन्डिंग की, और सबसे कम किसकी? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, यानी कि बंदी अनुकक्षक की। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? बंदी अनुकक्षक में। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, भरने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो सबसे पहले कहां भरा जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां भर दिए हमने? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब इसके बाद में बच गए 2, वो 2 कहां भरे जाएंगे? सिग्मा स्टार, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटी बॉन्डिंग में। नहीं, वो एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे। वो कहां जाएंगे? वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कंपैरिजन करें जब एंटी बॉन्डिंग के साथ तो उससे कम होती है। अरे ऊर्जा कम, जितनी ऊर्जा कम चाहिए होगी वही जाएगा ना, तो यहाँ पे चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे अणु बन जाएगा। कौन सा अणु? AB मॉलिक्यूल बन जाएगा, AB अणु बन जाएगा। अब अणु कक्षक में बात करें ना, इस अणु में इलेक्ट्रॉन कहां थे? परमाणु में थे, कक्षकों में। परमाणु के एक परमाणु के कक्षक में थे और बी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब कहां चले गए? अब अणु में चले गए। और अणु में कक्षक कहां चले गए? तो अणु में कक्षक कहां चले गए? एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गया 2 इलेक्ट्रॉन तो, और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इस प्रकार से क्या होता है कि अणु कक्षक बनते हैं और उन अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से रहते हैं, इसके बारे में हमें किसमें बताया गया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT में बताया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, किस प्रकार से अणु कक्षक बनते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो नाइट्रोजन से पहले, या नाइट्रोजन तक बोल सकता हूं मैं, नाइट्रोजन तक भरने का तरीका अलग होता है और नाइट्रोजन के बाद में जितने भी अणु आते हैं, जितने भी परमाणु अणु बनाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका अलग होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में बताया कि जो MOT है उसमें अणु कक्षक ऊर्जा स्तर कैसे होंगे, यानी कि एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे जाएंगे, कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी, कौन सी कक्षक की ऊर्जा कम होगी, सिग्मा स्टार की ऊर्जा कब ज्यादा होगी पाई स्टार की तुलना में, और पाई 2p कक्षकों की तुलना ज्यादा होगी जब सिग्मा 2p कक्षकों से, और कब होगा जब सिग्मा 2p कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होगी पाई 2p कक्षकों से। इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऊर्जा स्तर बनाया है और ये ऊर्जा स्तर है, ये इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो एक आरेख है, ये आरेख है नाइट्रोजन परमाणु का। कहां तक की बात है? नाइट्रोजन तक, यानी कि N2 अणु तक। यानी कि ये सिर्फ जो अपना ग्राफ है ये कहां तक काम करेगा? ये नाइट्रोजन तक काम करेगा। कारण है, इसके पीछे का रीजन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तक की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन तक, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तक इनका जो, जैसे कि नाइट्रोजन, मैक्सिमम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 और 2p3। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी कि जो ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं कि 2p कक्षक में सिग्मा p में भरे जाते हैं, सिग्मा p के होते हैं। और जब सिग्मा p में होते हैं ना तो इसकी वजह से सिग्मा p कक्षकों की ऊर्जा, सिग्मा p कक्षकों की ऊर्जा वो ज्यादा हो जाती है पाई कक्षकों से। पहले तो यही बता देता हूँ पाई क्या है, सिग्मा क्या है, फिर इस पे आते हैं, अपनी बात करते हैं इसके बारे में। अब अपने एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। क्या कि सर 1s 2s और 2p ऐसा कुछ चलता आ रहा है। और p की बात करूं तो p में क्या होते हैं कि सर px py और pz, यानी कि p उपकोष में p सब सेल में 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? px py और pz, px py और pz। जब बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे, तो हमें पता था कि सर जब px के नजदीक आता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब एक सिग्मा बना लिया तो p के बचे हुए कक्षक अगर ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, गलती में भाग लेते हैं, तो ये दोनों कक्षक हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पाई वाई और पाई जेड इसीलिए लिखा है क्योंकि जब p कक्षकों पे बात आ जाती है तो p कक्षक है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते। यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं पी वाई और पी जेड, जबकि पी एक्स कक्षक है ये कौन से में भाग लेता है? सिग्मा बॉन्ड बनाने में। इसीलिए मैंने यहाँ पे पाई वाई पाई जेड और सिग्मा स्टार और सिग्मा एक्स ऐसा कुछ लिख रखा है। यानी कि ये पाई वाई इसलिए लिखा है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है। किसकी वजह से बना है? पी कक्षक के, पी कक्षक कौन से पी कक्षक के?
वाई कक्षक के, यानी पी वाई कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई वाई बॉन्ड बनेगा, और पाई वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये होगा। तो इसके बारे में अब ये है क्या, एनर्जी सतह, ऊर्जा लेवल या ऊर्जा सतह बोल दो इसको। किस प्रकार से काम करता है, यानी कि ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार की, सबसे कम ऊर्जा होती है वनस कक्षकों की, उससे ज्यादा 2s की, फिर 2p की। जब भी इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो सबसे पहले वनस कक्षक में भरा जाता है, फिर 2s में भरा जाता है, और फिर 2p में भरा जाता है। उसके अंदर भी अब बात करते हैं, ये जो है परमाणु कक्षक। वनस टूस का तो हमें पता है, कंटिन्यू अपने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं कि वनस की ऊर्जा कम होती है तो वनस में भर दिया, टूस की ऊर्जा उससे ज्यादा होती है फिर टूस में भर दिया, और फिर 2p की बारी आती है। ऐसे चलता जाता है। अपने रूल पढ़ चुके हैं, पाउली का अपवर्जन नियम हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जब बात करें कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, अणु कक्षकों की, ये दोनों परमाणु कक्षक हैं, ये व्यापक में भाग ले रहे हैं, और भाग लेकर के क्या बना रहे हैं, अणु कक्षक बना रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, तो सबसे पहले सिग्मा वनस बॉन्ड, ये कौन सा कक्षक है, सिग्मा वनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा वनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल या अणु कक्षक है। सबसे ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें। अगर वनस में यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन आया ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरा जाएगा। अगर दोनों साइड यानी कि दोनों वनस में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। अगर वनस दोनों फील्ड है और वनस के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन फिर 2 तो इसमें भरेंगे। लेकिन अब क्या करें, जब वनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो भर गया और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास। अब बात करें 2s की, तो सेम ऐसे ही। अब 2s में क्या है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है 2s में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होना जरूरी है, खाली कक्षक बॉन्ड नहीं बना सकते, उनमें एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब बात करें कि इसमें अगर एक एक है तब तो ये भरे जाएंगे किसमें, 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और जब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में भरा जाएगा। अब बात करते हैं 2p की। अब 2p में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 2p में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएं, सर यहाँ पे तो आप सिग्मा में पहले बन रहे थे, यानी कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अरे सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले नहीं बन रहा था। सिग्मा बॉन्ड क्या है कि एस कक्षक बढ़ाते ही सिग्मा है, एस कक्षक बढ़ाते ही सिग्मा है, पाई बढ़ाते ही नहीं है। लेकिन अब पी पे बात गई ना, तो पी सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, पाई बॉन्ड भी बनाता है। अब बात ये वाली इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन वाली, यानी कि नाइट्रोजन तक की बात करूं ना तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई कक्षकों में, नाइट्रोजन तक की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई कक्षकों में। और जब नाइट्रोजन के बाद की बात करें, यानी ऑक्सीजन अणु की बात करूं, फ्लोरीन अणु की बात करूं, नियोन अणु की बात करूं, तब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा कि सिग्मा एक्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, किससे, पाई वाई और पाई जेड से। अब यहाँ पे जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे जाएंगे। और अगर फिर इलेक्ट्रॉन और आए, अगर इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, सर आप तो यहाँ पे सिग्मा एस से बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब भर जाता था तो सिग्मा स्टार में भरते थे, यानी कि पाई वाई भर गया तो अब पाई वाई स्टार में ले चलो, पाई वाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ले चलो। अरे नहीं, अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, अब पहले कौन सा भरा जाएगा, अब भरा जाएगा सिग्मा एक्स। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार एक्स और एज कंपेयर टू पाई स्टार वाई, यानी कि ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं तो सिग्मा स्टार, वो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, फिर पाई वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई जेड। जब नाइट्रोजन तक की बात हो और नाइट्रोजन के बाद की मैं बात करूं, इसके अलावा नाइट्रोजन के बाद की अगर हम बात करें तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये तो नाइट्रोजन तक, चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं अपने, छोटा सा एग्जांपल क्या कर लेते हैं कि सर कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन अणु बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन अणु बन रहा है। तो कार्बन अणु के इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अरे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2
टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डायग्राम में कैसे बनेंगे, इस प्रकार ऊर्जा स्तर में कैसे दर्शाएंगे। चलिए बात करते हैं 1s2, यानी कि सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 और दोनों ये पहले कार्बन के लिए, ये दूसरे कार्बन के लिए, पहले कार्बन के 2 कर दिए, दूसरे कार्बन के 2 कर दिए, ठीक है सर। 2s2 यानी कि दूसरे कार्बन के, पहले कार्बन के 2 कर दिए और दूसरे कार्बन के 2 कर दिए। लेकिन 2p2, अरे 2p2 ये सर आप क्या कर रखा है, अरे ये तो समझा रहे थे इसलिए कर रखा है ना, ये तो अपने समझ रहे थे तब किया था ना, हटा दो। यानी कि सर 2p2 यानी कि सर दोनों कार्बनों में p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 यहाँ भरे गए, 2 यहाँ भरे गए। अब सर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, अरे कार्बन नाइट्रोजन से पहले आता है क्या, नाइट्रोजन से पहले आता है तो पाई वाई में चले जाएंगे, पाई जेड में चले जाएंगे, पाई वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और पाई जेड ऑर्बिटल में चले जाएंगे। 2s पूरा फिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे सर, C2 अणु की बात करूं तो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 और 2 12, 12 के 12 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए, अरे 12 के 12 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए, दर्शा दिए ना। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, अणु कक्षक ऊर्जा स्तर बनते हैं। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी, कि नाइट्रोजन के बाद की। सर O2 अणु का एग्जांपल तो बताओ, अरे O2 अणु के लिए चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज कर दो, छोटा सा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दे, अरे सर देखो अभी देखो, अभी कर देते हैं। पी कक्षक के ऊर्जा स्तरों में चेंज हो जाएगा, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, देखो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा x 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा x 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पाई y 2p ऑर्बिटल, पाई y 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे आ जाएगा पाई z 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार x ऑर्बिटल, और यहाँ पे आ जाएंगे कौन से, यहाँ पे आ जाएंगे पाई स्टार और पाई स्टार z और y ऑर्बिटल। इस प्रकार से ये किसके लिए, ये ऑक्सीजन के लिए। तो फिर ऑक्सीजन में कैसे भरेंगे, अरे फिर ऑक्सीजन में कैसे भरेंगे, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद जितने भी अणु बनते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि उनके जो बाह्य तल कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि पाई में चले जाते हैं, और जैसे ही पाई में इलेक्ट्रॉन पाई 2p में चले जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई 2p में जाएंगे ना, तो पाई 2p की ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सिग्मा 2p के, और सिग्मा 2p से ऊर्जा ज्यादा होगी ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब सिग्मा x में जाएगा पहले। कैसे सर, ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4, यही तो होता है 8 नंबर एटॉमिक नंबर 8। और O2 अणु के लिए टोटल कितने 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। ये 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इसके बारे में देखते हैं। तो 1s2 2 और 2 भर दिए, जिक्र नहीं करना इसका। 2s2 2 2 भर दिए, पूरा कंप्लीट है, जिक्र नहीं करना। अब बात कहां आती है, अरे बात तो p में आती है ना। सर आपने 2 ही दर्शा रखे हैं, अरे 2 क्यों, ये 4 कर दो, अरे 2 क्यों, ये 4 कर दो। अब क्या हुआ, अरे सर अब यहाँ पे 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ दर्शाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन p कक्षक में 2p में। तो 2p में कुछ इस प्रकार से दर्शा दो ना सर। सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिग्मा x में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसमें सर, पाई वाई और पाई जेड बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब बच गए 2 कहाँ जाएंगे, अरे अब बच गए ना वो 2 चले जाएंगे सिग्मा स्टार में। किसमें चले जाएंगे, सिग्मा स्टार में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ये है अपना ऊर्जा स्तर। एमओटी में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से अनुकक्षक बनते हैं और किस प्रकार से अनुकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही जब अपने ने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तब सर आप एक और ऑर्बिटल का जिक्र कर रहे थे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, अबंधी अणुकक्षक का। यहाँ पे उसका कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अरे जो ना तो बंद बनाने में भाग लेता है, ना वो बंद बनाने के लिए रोकता है। अरे क्या करेंगे ऐसे फकीर का जिक्र करके, उसका मतलब ही क्या है, अरे शून्य है, अरे कुंभकर्ण है,
सोए रहता है 6-6 महीने, क्या जिक्र उसका। ये ना तो बंद बनाने में भाग लेता, ना बंद बनाने के लिए रोकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसका। अरे इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना तो ये बोलता है कि बंद बनाओ, ना ये बोलता रोको। तो फिर क्यों जिक्र करें? यानी कि ये बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र सिर्फ किसका होता है? जिक्र उन्हीं का होता है जो चर्चाओं में रहते हैं। और चर्चाओं में कौन रहते हैं? चर्चाओं में या तो कोई अच्छा काम करेगा वो रहेगा, या फिर कोई अच्छा काम करने वाला होता है उसको रोकता है वो रहेगा। तो यानी कि एक तो एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाने के लिए रोकता है ये चर्चा में रहता है, और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बंद बनाता है ये चर्चा में रहता है। तो अपने आज एमओटी स्टार्ट किया था। बेसिकली एमओटी हुंड और मिलिकन ने प्रतिपादित किया था। कहा क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु में इलेक्ट्रॉन लगभग समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एक जैसे रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ परमाणु के नाभिक द्वारा आकर्षित रहता है, जबकि एक अणु की मैं बात करूं तो अणु में वो समस्त परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा आकर्षित रहता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद में आपने 3 पढ़े थे कक्षक। कौन कौन से? अणु कक्षक, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में आपने ऊर्जा स्तर पे आए, और कुछ किसके ऊर्जा स्तर पे है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। नाइट्रोजन से पहले की बात करूं तब तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ये जो पाई वाई है इनकी ऊर्जा कम थी, किससे? सिग्मा एक्स से। और जब नाइट्रोजन के बाद वालों की बात करूं तब सिग्मा एक्स की ऊर्जा कम है, किससे? पाई 2p कक्षकों से, या पाई वाई और पाई जेड कक्षकों से। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नाइट्रोजन से पहले वाले परमाणुओं के लिए बात करें तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 70 कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिग्मा 2p कक्षकों में पाए जाते हैं। और सिग्मा 2p में पाने के कारण इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, किससे? पाई 2p से। और नाइट्रोजन के बाद में बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं, और फिर ऊर्जा ज्यादा किनकी हो जाती है? इनकी हो जाती है। कंपैरिजन किसके? सिग्मा 2p के। तो इस प्रकार से एमओटी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वीबीटी और एमओटी में क्या समानताएं थी।